Hello everyone, good morning. How are you all? Hoping you all be good. This is Brijesh. Welcome to my channel BKS Academy. So आज हम लोगों ने एक सीरीज़ शुरू किया गया था, उसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हमने पहले क्लास में पढ़ा था विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में, जिसमें हमने वर्ड्सवर्थ के लाइफ स्किल्स के बारे में समझा था, उनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स के बारे में समझा था, फंक्शन के बारे में समझा था। तो आज हम लोग एक सेकंड वीडियो लेके आने वाले हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ वर्ड्सवर्थ रहा है उस पर डिस्कस किया जाएगा। जो भी उनके इंपॉर्टेंट वर्क रहे हैं जो बचे हुए थे उनमें हम डिस्कस करेंगे, उन पे हम अच्छे से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे उनके थीम्स के, यानी कब कब उनकी पोएम पब्लिश हुई है या कब रिटन हुई है, क्या थीम्स रहा है, ठीक है, उन सब पे हम बात करेंगे वन बाय वन करके। तो ये जो क्लास होगा ये काफ़ी बेनिफिशियल सबके लिए, टीजीटी पीजीटी के लिए है, प्लस जो आईएएस के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा जितना हो सके उतना लोगों को, और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा ज़रूर, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, ठीक है। चलिए चलते हैं, समझते हैं हम लोग। आज पहली पोएम लेते हैं इनकी वर्ड्सवर्थ की, जो टिंटन अबे है। जो टिंटन अबे को सर एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे क्या क्या इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, कहाँ से क्वेश्चन ऐसे यहाँ से बनाए जाते हैं, कैसे क्वेश्चन यहाँ से बनाए जाते हैं, उनको सर डिस्कस करेंगे। सर, This is a very important poem of William Wordsworth, and it is in blank verse, and it is appeared in 1798 in a lyrical ballad. And this is very important because in this poem the poet William Wordsworth says his dear sister Dorothy come to contact with nature, because nature is guardian, because nature is mother, because nature is nurse and moral teacher to him. And also said his sister that nature can give everything if he will contact with nature. All happiness will be come to you. So my dear sister, contact with nature. Yes sir, the next poem is The World is Too Much With Us. Please tell about this poem. okay, thank you so much sir. This is a very important poem of Wordsworth, The World is Too Much With Us. This poem is a satire on society. This poem is called Satire on Society because the poet is very much condemning. He is condemning the materialistic world. He does not like the people who are growing materialistic, because they are the people who are going away from the spiritual life. As we know that Wordsworth is the lover of nature, so he has great sense of spiritual life. So he condemns the society which is growing materialistic. So this poem is related to the materialistic world, right? And this poem is a sonnet. This poem is sonnet. Sonnet, do you think that sonnet is a 14 lines poem, right? So the sonnet rhyming scheme of Wordsworth is Abba Abba C D E C D E. इसका मतलब A B B A A B B A C D E C D E. ये इनकी राइमिंग स्कीम है विच हैज़ 14 लाइन्स, यानी जो सोनेट होता है उसमें 14 लाइन्स होती है, उनकी ये राइमिंग स्कीम है। राइमिंग स्कीम सीधे सीधे आपसे पूछ लिया जाता है, जैसे हमने ग्रेट पोएट पढ़ा था वर्ड्सवर्थ, शेक्सपियर पढ़ा था और वर्ड्सवर्थ, तो इनकी काफ़ी राइमिंग स्कीम आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो ये इनकी राइमिंग स्कीम है। ये सोनेट है आपका 14 लाइन्स का, सटायर ऑन सोसाइटी है, ठीक है। आपने इस पे देखा, इस पे ये बहुत रिपेंट करते हैं ऑन द लॉस ऑफ स्पिरिचुअलिज्म, ठीक है। एंड ही रिक्वेस्ट द पीपल टू गो इनटू द टच ऑफ नेचर. So this line is very important. The world is too much with us, late and soon getting and spending will waste our powers. This poem is also given in your UPSC syllabus who are just taking their optional paper as English literature. They have to read this poem, right? Okay. सो ये इसकी लाइन 14 लाइन्स पोएम है। हम लोग इसको डिस्कस ढेर सारा लाइन नहीं किया जाएगा, बस समझाया जाएगा आपको पोएम के बारे में, फिर हम लोग वन बाय वन पोएम करा जाएगा तो डिस्कस पूरा किया जाएगा। ओके, I want to add something in the sonnet. The world is too much with us, and also there comes two sea god names Proteus and Triton. Very good. Yes sir, it is very important because it is asked in our exams. Okay. Right. Yes sir. Okay. This is
Okay, sir. Very good, sir. Thank you, sir. So now, sir, let me ask you some more poems. You just tell me, sir, about the Michael. Very important poem, narrative poem, which is very important, and it is also given in UPSC syllabus, UPSC optional paper. So, sir, please tell something about Michael. Michael is very important poem of William Wordsworth, and it is written in blank verse, and it is pastoral, and also it is narrative, and it is written in 1800 Dover Cottage at Grasmere. And जो Michael's wife name is Isabel, and his son name is Luke. And his son is very young, and he goes to America for earning his livelihood. And there he lives the contact of nature, and that is why he is ruined. Michael said his son, my dear son, it is very important for you that always live with nature, and nature will give you everything, and always will make you happy. Right. Yes, sir. This is the major theme of this poem. Yes, sir. And the major theme of the poem is that the Isabel died, and his son Luke also dies, and it was great misery, it was great sadness for the Michael, that there were no one with whom he can talk, with whom he can express his thought. Right. We can say that, sir, His there sorrow. is great relationship between son and father. Yes, the sir. main theme is the love for the son. Son, yes, sir. Love for the son, yes, sir. Right. Okay. And that is why he was very sad. Yes, sir, you tell me a very important poem of William Wordsworth, that is Daffodils. Okay. Yes, sir. Okay, sir. Thank you so much, sir. Daffodils is very important poem of Wordsworth, which was composed in 1804 and was published in 1807. Very important line, which I have seen. Even you also have read in your BA syllabus or BA first year, I think, when I completed my BA degree, we have read it, right? Okay. When he visited with his sister Dorothy to Gowbarrow Park, Ullswater, right? Gowbarrow Park, Ullswater. When he visited, he saw a lot of daffodils. Lot of daffodils means it is a kind of a flower. So he saw a lot of daffodils there, and they were just swaying in the wind. Yes. So he saw the scene, and the scene was very beautiful. The scene was very overwhelming. So seeing that scene, he became very happy, and when he returned his house, he thought, and when he was in sad mood, he thought about that scene, and he started writing about those reminiscences. This poem also reflects the important definition given by Wordsworth, that is, definition is poetry is an emotion recollected in the tranquility. Yes. ये इनकी definition दी गई थी, उसको पूरा का पूरा ये reflect करता है. Because when he is in pensive mood, जब वो दर्द के मूड में होते हैं, sad mood में होते हैं, he recalls those happy and those swaying flowers. So then his sad mood becomes relaxed, right? So now let me tell you some important lines of this poem. I'm not going to complete all the lines of this poem, but let me tell you, it has 20 lines, and the line begins of the poem that I wander lonely as a cloud. I wander lonely as a cloud that floats on high over wells and hills. Right? This is the beginning line of this poem. Right? And let me conclude the last line of this poem, that and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. Yes. Right? So this is the last line of this poem. So let me tell you, it has 20 lines only. Right? It is very important, and all the stanza which can be said that 5-line stanzas, total 20 lines. It means 4 stanzas. There are 4 stanzas in this poem.
right? So this is the information about daffodils. Yes. Okay, sir. Yes, sir. So now, okay. So, sir, let me ask you, Pile Kasi. Yes, Okay, sir. Okay, sir. Your Paisley Castle is a very important poem of William Wordsworth, and this poem is inspired from George Beaumont picture Peel Castles in a Storm, and this poem is a elegy on his brother. The name of him was John Wordsworth. Right. Yes, and John Wordsworth drowned at sea, and at that time, and William Wordsworth was very sad, and he wrote this poem on his death. Right. Yes, sir. And the important lines of this poem is, power is gone, which nothing can restore. Right. A deep distress hath hymnized my soul. Tragedy makes life richer, death is fact. Really, Right. this is very, very important and very touching poem. Yes. Right. Exactly. Everyone know that. Yeah, He- Wordsworth, when it's- we poem, read the poems of Wordsworth, really we touched. Yes. Right, we touched. It touches our heart, our emotions, Yes, sir. our feelings. Because everyone know that death is truth. Right. It comes to all. Nobody can Stop it. stop it. Right, sir. Yes. So everyone has to pass this rule. Right, sir. Okay, sir. Okay, sir. Next poem is that Leech Gatherer. Please tell me, sir, about this poem very well. Okay, sir. Thank you so much, sir. Leech Gatherer is very important poem. Another important poem of Wordsworth. Actually, we are just discussing only most important poems of Wordsworth. So, just we are just helping each other so that we can help you. Right? Okay. So, next important poem is Leech Gatherer. Leech Gatherer was composed in 1802 and was published in 1807. It has 140 lines. Very important line. Its another name is Resolution and Independence. ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये भी हमारे सिलेबस में दी गई थी, हमने आपने पढ़ा भी होगा. लीच गैदरर जो एक जोग इकट्ठा करने वाला एक बूढ़ा व्यक्ति होता है जो लगभग डबल्ड हो जाता है. तो सुबह मॉर्निंग का एक समय होता है, बरसात हुई होती है और डोरोथी और वर्ड्सवर्थ दोनों लोग निकलते हैं अपने वॉक पे टहलने के लिए. तो उसमें ये लोग देखते हैं कि देयर इज़ अ वेरी old person. He was like doubled, so he was staring his stick into a pond and he wanted to search some kind of joke, जिसको आप joke कहते हैं, लीच कहते हैं. And when he reached there, means Wordsworth reached there, he asked, why are you doing this? You should stay at your home. So that old man, he said, no, I have to serve my family. I have to serve my family members. This is why in this age I am staring this pond and I am searching out leeches so that I can feed my family. So this poem is very much inspiring to Wordsworth. Even he composed it to inspire us. लीच गैदरर, इसकी राइमिंग भी सेम वही है जैसे वर्ड्सवर्थ ने अपने सॉनेट्स में राइम किया है. सेम लगभग उसी तरह की राइमिंग इनकी पाई जाती है इसमें. और ये लाइन बिगिन्स होती है, यानी ये जो लीच गैदरर पोएम है ये बिगिन्स होती है उस लाइन से. मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ वो लाइन्स. देयर वाज अ रोरिंग इन द विंड ऑल नाइट, यानी पूरी रात क्या होती है, हवा तेज और तेज बहती है. रेन केम हैवली एंड फेल इन फ्लड, बहुत तेज बरसात होती है और बाढ़ आ जाती है. राइट, इस लाइन से ये पोएम शुरू होती है. मैंने आपको बताया कि कुल इसमें 140 लाइन्स हैं. स्टेंजा देखा जाए तो इसमें 20 स्टेंजाज हैं जो टोटल कुल 140 लाइन को कवर करते हैं. तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हो गई आपकी लीच गैदरर की. ठीक है, इसको आप डिटेल में और पढ़ेंगे और मज़ा आएगा. जितना आप पढ़ेंगे ईजी लैंग्वेज में लिखते हैं. सबसे बड़ा हमको अच्छा ये लगता है वर्ड्सवर्थ का, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में उन्होंने सारी पोएम्स को कंपोज किया है. तो आप इसको टू द पॉइंट पढ़ सकते हैं. हाँ, एक इन्फॉर्मेशन और है कि अगर आपको सारी पोएम्स का आपको टेक्स्ट चाहिए होगा वर्ड्सवर्थ का, तो आप मेरे इसी चैनल के नाम से टेलीग्राम का चैनल बनाया गया है, आप वहाँ पर जाके इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, ओके. तो चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, अगली पोएम बात करते हैं. अगली पोएम होगी सर की. सर की जो पोएम है वो है रुथ है. राइट, ये रुथ पे डिस्कस करेंगे सर. थैंक यू सर. Ruth, it is a very important poem of William Wordsworth, and its second title is The Influence of Nature,
And Ruth is a vagrant girl, and his mother was died, and then his father married second time. Right. Okay. Yes, and that is why her second mother did not care her, and that is why she became vagrant girl. Right. Okay. And she met an American boy, and he was a very wild. Okay. And somehow both became friends, and they started love each other. And after some time, the American boy left her and went to America. So sad. And that is why Ruth became very sad, and she was very bewildered, and she doesn't think what I do, because she had great trust upon him. Right. And that is why she became mad, and after mad she went to asylum. After some years she recovered, and then started her life. Yes. And also in this poem fine picture are missing. Yes, Right. Okay. this is the poem of Ruth. Also, it is a very important poem, The Solitary Reaper. Right. Please tell about this poem. Okay, sir. Thank you so much, sir. Solitary Reaper, very important poem which is written or composed by Wordsworth, and when he was on a tour with Dorothy. ठीक है, almost you have already heard that when Wordsworth had beloved sister Dorothy, so whenever he went anywhere, he took the help of Dorothy, and they both went anywhere, right? So almost you have seen everywhere, wherever he went, he was with Dorothy, right? Okay, so again he was at the tour of Scotland with his sister Dorothy. So while going to Scotland, he saw a very beautiful girl. She was singing in the field. She was singing in the field, and he listened the voice of that beautiful girl. She was singing in melodious song, and the music which was very heart touching. And sometimes you have seen that the poems are the important lines from this poem. They also ask in your exams, and also it is asked that in which language she was singing. So the language she was singing was Gaelic. Gaelic में वो गा रही थी. क्वेश्चन सीधे सीधे आपके आ जाता है. So ये पोएम रिटन हुई थी 1805 में एंड पब्लिश हुई थी 1805 में ही, उसी साल पब्लिश भी हुई थी. And let me talk about the lines, how many lines are there in this poem. Then there are 30 lines in this poem. इस poems में 30 lines हैं. So this line begins of the poem. The beginning of the poem is, as I told you, the beginning of the poem's line is, behold her single in the field, yon solitary highland lies. Lies means लड़की. So ये बिगनिंग लाइन है इसकी, और लास्ट लाइन में पढ़ता हूँ. द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर इट वाज हर्ड नो मोर. सो ये बिगनिंग और ये लास्ट लाइन्स आपकी दो लाइन मैंने पढ़ के बताया. अगर आपको पूरा टेक्स्ट चाहिए होगा तो आप इसको पूरा पढ़िएगा, तब इसका एंजॉय मिलेगा. पूरा हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं कि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा. बस हम लोग को इस पोएम का थीम्स बताते हैं आपसे, और उस पोएम के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपको जान लेना है, राइट. आप वीडियो पे बने रहिएगा, पूरी वीडियो देखा करिएगा. कोशिश आपसे ही रहेगी कि आप पूरी वीडियो को देखिए, और हम लोग कोशिश पूरी कर रहे हैं कि आपको पूरा सिलेबस कवर करा के दिया जाएगा. ठीक है, ओके. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस थी कि मैंने आपको इन्फॉर्मेशन इसके बारे में बता दिया. ठीक है, ओके. तो ये पोएम कंप्लीट हो गई थोड़ी बहुत. अब सर आपसे एक अगला पोएम के बारे में कुछ जानने की हम कोशिश करेंगे. जो पोएम, तो अगली पोएम थोड़ा सा आप सर हमको बताइए, या सब लोगों को बताइए कि लंदन कैसी पोएम्स है, या इसका थीम क्या है, कब पब्लिश हुआ है. ठीक है, ओके सर. थैंक यू वेरी मच सर. लंदन 1802, and also it is called to Milton. And it is a very great sonnet, and is written by William Wordsworth, and it is dedicated to John Milton, because William Wordsworth was very interested in Milton.
and very impressed, by yes, by him. That is why he wrote this sonnet about him. It is a very important line of this sonnet. Milton, thou shouldn't be living at this hour. England hath need of thee. Thy soul was like a star and dwelt apart. Very, very important line. Because in that time, in England, in Britain, there were no good people. That is why he prays to Milton, oh Milton, please come again and maintain the society and maintain the people of England. Right. Yes, sir. Oh. And next poem, sir, is you tell me that 3 years she grew in sun and shower. Yes, sir. Okay, sir. Okay, sir. Thank you so much, sir. The next poem which you have given me to describe, to tell something about the poem is 3 years she grew in sun and shower. Very important line because you have already read and heard this poem in your 10th or 9th class, right? I have read. I don't know that you have read or not. Okay, so you should know. So this poem is one of the poems of Lucy poems. As yesterday we have discussed about the Lucy poems. Lucy poem have 5 collection, right? 5 poem collection. So this one is also one of them. ये भी उन्हीं में से एक है, लूसी पोएम्स में एक है, जो विच इज कंपोज्ड इन समवेयर इन जर्मनी में कहीं भी लिखी जाती है, राइट. इट इज कंपोज्ड इन 1799 एंड वाज पब्लिश्ड इन 1800. ठीक. सो दिस पोएम इज आल्सो दिस पोएम इज कॉल्ड द एजुकेशन ऑफ नेचर. जैसे हमने पढ़ा है हाई स्कूल में लूसी ग्रे आपने पढ़ा है, तो पोएम ठीक उसी तरह से ये भी है कि ये पोएम है उसी लूसी ग्रे के ही बारे में. कभी कभी इस लूसी ग्रे को कहते हैं, इनके 4 नाम हैं. कभी कभी आपको मिलेगा इनका रेफरेंस कि इनको अपनी वाइफ को भी कहते हैं. जैसे इनका वाइफ जो थी जो एनेट वायरन थी, जिनकी जो लवर थी, उनको कभी कभी एड्रेस किया गया. लेकिन फिर उसमें कंट्राडिक्शन हुआ है कि नहीं, उनकी लवर नहीं हो सकती, क्योंकि इनकी लवर जो थी यानी एनेट वायरन जो पोएम के पब्लिशन के बाद शायद मरती हैं, इसी वजह से उनको नहीं माना गया. फिर माना गया कि नहीं ये डोरोथी हो सकती हैं, तो डोरोथी भी नहीं माना गया क्योंकि डोरोथी की लाइफ होती है कब वो मरती हैं, वो 1855 में मरती हैं. तो ये भी कहा गया डोरोथी जो सिस्टर थी कि वो नहीं, उनके ऊपर डिपेंड नहीं है ये, तो ये भी बात कट गई. फिर बात होती है कि डोरोथी की फ्रेंड होती हैं मैरी हचिंसन, जो कहीं न कहीं इनकी वाइफ भी होती हैं, जो इनकी बचपन में स्टडी साथ में की होती, क्लासमेट होती हैं. तो फिर कहा था कि ये भी, यानी कि 3 मैंने आपको बताया कि एनेट वायरन का भी बात आता है कि हो सकता है कि वो लूसी जो थी वो एनेट वायरन थी. ठीक. फिर बात आती है कि नहीं, हो सकता है कि डोरोथी रही हो, लेकिन ये दोनों लोग कट गए क्योंकि इनकी डेथ बाद में होती है पोएम के कंपोजिशन के बाद. ठीक है. फिर बात आती है कि हचिंसन, तो हचिंसन भी इनके डेथ तक, यानी कि वो आपने देखा कि इनका लास्ट जो पोएम थी प्रिल्यूड वो 50 में पब्लिश होती है, तो मैरी हचिंसन ही करती हैं. तो इसका मतलब वो भी नहीं हो सकती हैं. तो इसका मतलब कुल मिला जुला करके कि ये जो लूसी पोएम है एक इमेजिनेटिव गर्ल है. कुल मिला जुला कर यहाँ तक इसका आपका थीम या निचोड़ मिला है, जहाँ तक हमने अभी तक स्टडी किया है, राइट. ओके. तो कॉन्ट्रडिक्शन होते हैं तो क्वेश्चंस आपके वहाँ से कभी कभार बनाए जा सकते हैं. नाउ कम टू द लाइन्स ऑफ दिस पोएम. मैं कुछ स्टेंजा बता दूँ कि इसमें कुल टोटल 7 स्टेंजाज हैं जो आपने हाई स्कूल में पढ़ा भी होगा. तो मैं इसकी लाइन्स पढ़ देता हूँ कुछ स्टेंजेज की. जैसे स्टार्टिंग जो होती है इस पोएम की वो होती है 3 years she grew in sun and shower, then nature said a lovelier flower on earth was never sown, the child I too myself will take. She shall be mine and I shall make a lady of my own. ये फर्स्ट स्टेंजा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेंजा रहा है. आपने कुछ स्टेंजा 9th में पढ़ा भी होगा. और इसका लास्ट स्टेंजा है जो मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ, इसको भी सुन लीजिए ध्यान से. Thus nature spake, यानी तब नेचर ने कहा. क्या कहा? द वर्क वाज डन, यानी जो कंप्लीट करने का, उनको सिखाने का लूसी को वर्क चल रहा था, नेचर जिन्हें सिखा रहा था, दैट वाज कंप्लीटेड, वो कंप्लीट हो गया. हाउ सून माई लूसीज रेस वाज रन, यानी लूसी का जो समय था, वक्त था, वो ख़त्म हो गया. सी डाइड एंड लेफ्ट टू मी, वह मर गई और मुझे छोड़ गई. दिस हेल्थ, दिस काम एंड क्वाइट सीन, द मेमोरी ऑफ वाट हैज़ बीन एंड नेवर मोर बी.
दिस इज द लास्ट स्टेंजा ऑफ 3 years she grew in sun and shower पोएम। बहुत ही टचिंग पोएम ये भी रही है। उस बच्ची के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें दिया है, सारी चीज़ें की फीलिंग को बताया है। क्योंकि एग्जैक्टली होता क्या, जब हम बिल्कुल समाज से कट ऑफ हो जाते हैं तो हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है, टू गो इनटू नेचर में जाना एंड टू खुद को एकदम नेचर के हवाले कर देना। वही चीज़ यहाँ पे है। नेचर ने उस लूसी को सिखाया, पढ़ाया, लिखा, हर चीज़ कराया, वो पूरा मैच्योर वुमेन बनाया उन्होंने। फिर बाद में ये फील करते हैं लास्ट स्टेज में बताएं कि वो जल्द ही मर जाती है लूसी, राइट। तो उन्होंने इसके बारे में बताया। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपका लूसी के बारे में हो गई, यानी शी ग्रीव 3 years शी ग्रीव इन सन एंड शावर के बारे में हो गई, राइट। ओके सर, so now sir, just let me ask you next poem, that is Table Turned. Yes. So now please tell about the poem, sir. Thank you very much, sir. The Table Turned, it is a very, very important poem of William Wordsworth, and it is appeared in 1798 in Lyrical Ballads. Yeah. And this poem is important because this is dedicated to Matthew Arnold, because Matthew Arnold was very intimate friend, very good friend of William Wordsworth. Right. And this poem has 30 lines in 4 stanzas. And it is also, and the William Wordsworth advised Arnold not to be bookworm. Right. Because Arnold always studied very much. Right. And he was far from the nature. Right. And that is why William Wordsworth request and suggest his dear friend Arnold, oh my dear friend, don't be much bookish. Right. And don't be much bookish worm or bookworm. Right. Because if you will always read, then you cannot find real happiness in the life. Right. So come into the contact of nature and take the real theme, take the real enjoy in your life. And also very important line of this poem, let nature be your teacher. Right. Very yes, good. William Wordsworth said that let nature be your teacher. Right. How sweet the line is. Really, it opens the mind, it opens the heart of everyone. Right. Who can study, who can read this line. Right. Very good, sir. Ode on the intimation of immortality. Yes, sir. Right. Okay, sir. Thank you so much, sir. Next poem which you have offered me to describe, and that is Ode on Intimations of Immortality from Recollections of Early Childhood. Yes, so this is very important line, and this important poem, it is also prescribed in UPSC syllabus, means who is opting optional paper, उनके लिए भी है ये. So this poem is was composed in 1803 to 6. 1803 to 6, ये 1803 से लेकर 6 के बीच में लिखी गई है, एंड वाज पब्लिश्ड इन 1807 इन ग्रासमेरे में जब ये रह रहे थे तो वहाँ पे उन्होंने इसको पब्लिश की थी. बहुत ही टचिंग लाइन है ये स्पिरिचुअल टच भी देता है, ठीक है, ये पोएम जो है. और इन्होंने अपने बचपन में जो फील किया, जैसे हमने प्रिल्यूड पढ़ा तो प्रिल्यूड में इनकी पूरी लाइफ के जो स्टेजेस थे उन्होंने डिस्क्राइब किया है, नेचर के मूड्स को डिस्क्राइब किया है. ठीक उसी तरह से इस पोएम में भी इन्होंने, यानी ये पोएम लगभग हम कह सकते हैं कि दिस इज द पार्ट ऑफ प्रिल्यूड, ये प्रिल्यूड का एक पार्ट का हिस्सा है, ठीक है. तो इन्होंने चाइल्डहुड में जो भी मेमोरीज हैं, जो भी इन्होंने फेस किया है, जो भी इन्होंने फील किया है इन द कंटेक्ट ऑफ नेचर, ही जस्ट ट्राइड टू एक्सप्लेन दिस पोएम. पोएम में उन्होंने एक्सप्लेन करने की बात कही है. सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट इस पोएम के बारे में, दिस पोएम वाज कंपोज्ड इन पिंडोरिक ऑड. ये पिंडोरिक ऑड में पब्लिश किया गया था, और ये या पिंडोरिक ऑड में लिखा गया है ये, और ये इरेगुलर स्टेंजेस में है, इरेगुलर स्टेंजा में इसको कंपोज किया गया है. एंड इट गिव्स अ स्पिरिचुअल टच, ये स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है. और ये मैंने बताया आपको कि ये दिस इज कंटेम्प्रेरी टू प्रिल्यूड, प्रिल्यूड की कंटेम्प्रेरी भी मानी जाती है ये पोएम.
इसकी लाइन मैं पढ़ता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। अब उसके बारे में सर से कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा। इसकी इंपॉर्टेंट लाइन है, एक है द चाइल्ड इज़ फादर ऑफ द मैन। ये आपको आता है जब आप पढ़ेंगे इसमें फिगर ऑफ स्पीच में, तो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं कि द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, यानी एक बच्चा है वो पिता है किसका, एक आदमी का। तो इसका मतलब क्या है? अब सर से मैं आपको पूछूंगा, मैं थोड़ा सा इसमें पहले इंपॉर्टेंट लाइन पढ़ लेता हूँ, फिर मैं सर से पूछूंगा ये फिगर ऑफ स्पीच से है क्या। के बारे में हम लोग बात करेंगे कि ये जो पोएम है वो शुरुआत कहाँ से होती है, यानी किस स्टैंजे से, किस लाइन से शुरुआत होती है, हम बात करते हैं। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको मैं बता दूं कि ये जो पोएम है ये 200 लाइन्स की है और 11 स्टैंजाज इसमें हैं। टोटल 11 स्टैंजाज है और 200 लाइन की है। तो जो पहली लाइन शुरू होती है इसकी, मैं आपको इसकी जो पहली लाइन स्टैंजा शुरू होती है वो है द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ द मैन, द चाइल्ड इज़ फादर ऑफ द मैन एंड आई कुड विश माई डेज टू बी बाउंड ईच टू ईच बाय नेचुरल पिटी। ये शुरुआत की लाइन है, यानी पहले स्टैंजा की ये लाइन है। ये आपसे मैंने सर से क्वेश्चन भी पूछा, अभी बताएंगे फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है, सर याद रखिएगा। और मैं इसकी लास्ट लाइन पढ़ के आपको सुना देता हूँ, मेरे पास पूरी बुक है, ठीक है। लास्ट लाइन इसकी क्या है, थैंक्स टू द ह्यूमन हार्ट बाय विच वी लिव, थैंक्स टू इट्स टेंडरनेस, इट्स जॉयज, इट्स फियर्स, टू मी द मीनेस्ट फ्लावर दैट ब्लोज कैन गिव थॉट्स दैट डू ऑफन लाई टू डीप फॉर टीयर्स। ये लाइन्स इनकी लास्ट है। तो आप पोएम पढ़ेंगे तो बहुत ही टचफुल है ये पोएम। ये पूरे इन्होंने चाइल्ड जो भी फील किया, जो भी इन्होंने किया उसको रिमिनिसेंस के रूप में इन्होंने कंपोज किया है, ठीक है। तो अब सर आपसे क्वेश्चन यही है, इसमें कुछ लाइन एक और हमें पढ़ देता हूँ, इंपॉर्टेंट लाइन जो आपके क्वेश्चन में आते हैं। आवर बर्थ इज बट अ स्लिप एंड अ फॉरगेटिंग, आवर बर्थ इज बट अ स्लिप एंड अ फॉरगेटिंग। दूसरा, द सोल दैट राइजेज विथ अस आवर लाइफ्स स्टार, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। एक इंपॉर्टेंट लाइन है, रेनबो की बात इन्होंने किया, रेनबो कम्स एंड गोज, ये भी इन्होंने बात किया, ये भी इसी की लाइन है। तो कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स आपने देख लिया। अब सर से लास्ट क्वेश्चन था मेरा, सर आप उसका आंसर देंगे कि इसमें जो लाइन कही गई है, पहली लाइन शुरुआत है द चाइल्ड इज़ फादर ऑफ द मैन, वो क्या है इसमें? ओके सर, जो चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन, इसमें जो है फिगर ऑफ स्पीच पैराडॉक्स है, और इसको हम एपिग्राम भी कहते हैं। एपिग्राम, यस। अच्छा, ये सर क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है कि ये डाउट कर देता है, कभी एपिग्राम देता है, कभी वो पैराडॉक्स कर देता तो है। सर दोनों नहीं देगा ना, अच्छा, उसमें से एक देगा, या तो पैराडॉक्स दे देगा या तो आपका जो है एपिग्राम देगा। यस सर, ओके सर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोएम लाडोमिया। लाडोमिया सर थोड़ा सा डिस्क्राइब करिए, थोड़ा इसके बारे में हमको समझाइए। ओके सर। तो हम लोग अब बात करेंगे लाडोमिया के बारे में। जो लाडोमिया, इट इज़ a very very important poem. It is written in 1814 and published in 1815. And it has 170 lines and 28 stanzas. And Ladomia is the wife of Protesilaus, and who was killed by Hector in the Troy battle. Right. And Ladomia prayed God, "Oh my God, I request you, please bring my husband. I want to meet him, and I want to talk with him some personal matter." Right. And the God pleased with Ladomia and brought his husband's ghost before her. Right. And she talked her personal matter with her husband, and they were very happy. And she never wanted to leave him again, Right. because it was great happiness for her. Right. But the god Jupiter angry and threw in hellish darkness. Right. Kise whom? To Protesilaus, Right. Yes, sir. Husband of husband of Ladomia. Right. Here Jupiter is God and Mercury is the servant. Mercury is the servant of God, means Jupiter. Yes. And who brought Ladomia. the ghost of Ladomia's husband. Right. Yes, sir. Okay. And this is very important for her.
And important line of this poem, with sacrifice before the rising morn, whose I have made fruitless hope inspired. Right. The trees' tall summits withered at the height, a constant interchange of growth and blight. These are the lines of Ladomia. Right. Yes, one poem is that is to a skylark. That is a very important poem of William Wordsworth. And is yes, sir. Yes, it is also in the syllabus of BA, and it is published in 1827. And it's a very important line: "Eternal minstrel, pilgrim of the sleigh." This is a very important line of this poem. And next, I talk ISKCON Not Sonnet. This is a very important sonnet, and it is composed in 1827. And in this line, very important, that is Shakespeare unlocked his heart. Right. Very important, this line. It is asked in TSTPT and also in other exam. सर हमको बता रहा है ISKCON not sonnet. Yes, it means that sonnet से नफरत मत करो. yes. This is very important because मतलब in that time people मतलब ISKCON they never give much importance to his sonnet. Right. And then William Wordsworth wrote this poem. Right. Because also he made great name of sonnet. Right. And also before, he said about before William Wordsworth there were Shakespeare, Milton, yes, very greatest sonnetiers. Okay, sir. Who is the father of The sonnet? father of sonnets are Watt and Surrey. Right. Sir. Those are Petrarch and Italian sonnet. Yes, and they are Petrarchan and Spensian sonnet. And also later, yes sir, and also तो ये होता है इटालियन सॉनेट, पेट्रार्चन सॉनेट, और लास्ट में फिर आता है स्पेंसरियन सॉनेट, जो शुरुआत में होता है तो पहले इटली में होता है, फिर इटली से आता है कहाँ पे, ब्रिटेन में जाता है. Yes. राइट. ओके सर. तो ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन सॉनेट की हो गई. आगे हम लोग जो मतलब जो फॉर्म्स की बात करेंगे जो है तो उसमें सब डिटेल से डिस्कस किया जाएगा. ओके. ओके सर. ओके सर. तो ये लगभग सारे इंपॉर्टेंट जितने भी हमने पोएम्स था हमने कोशिश किया आपको बताने का, समझाने का. तो बस आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो देखिएगा और सर भी कुछ कमेंट करेंगे. सर बताइए क्या आप गाइड करना चाहते हैं जो एस्पिरेंट्स हैं जो देख रहे हैं वीडियो को. यस सर. तो जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं जो भी वीडियो देख रहे हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि वे लोग वीडियो को अच्छी तरह देखें और उसको समझें. हमारे अंदर कोई कमियां है ना, हमारे अंदर कोई कमी हो तो उसको बताएं, कमेंट करें, उसको सुधारने का प्रयास करेंगे हम लोग. और आज हम लोग वर्डवर्थ को जो सारे उनके जो इन्फॉर्मेशन कंप्लीट किए, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है जो इनसे बनने वाले जितने क्वेश्चन हैं उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे. इस तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद. थैंक यू सो मच एवरीवन. गॉड ब्लेस यू ऑल. सी यू सून. जल्दी वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच.